प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12th में चैप्टर चल रहा है उसमें धर्मेतर साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन स्टार्ट करने से पहले यह बताऊंगी कि इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य हैं उनका अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ जाकर के चैनल पर जाकर के यह जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इनका पहले अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपको यह कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धर्मेतर साहित्य। देखिए, धर्मेतर शब्द का परिचय हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। धर्म से इतर तात्पर्य यह है, इनकी जो विषय वस्तु है वह धर्म का प्रचार प्रसार करना न होकर के अन्य विषयों पर लिखना। जैसे कि इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त जो अन्य विषयों पर लिखा गया है वह साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ जैसे नाटक, कथाकोश, काव्य आदि सभी ग्रंथ इसमें सम्मिलित होते हैं। धर्मेतर साहित्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ बनते हैं वह है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से तात्पर्य क्या है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ से तात्पर्य है इतिहास से संबंधित ग्रंथ। किससे संबंधित ग्रंथ? इतिहास से संबंधित ग्रंथ। तो सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथों में हम लेंगे कल्हण की राजतरंगिणी। देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्हण की राजतरंगिणी ग्रंथ जो है यह विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी और इसमें प्राचीन समय से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। तो देखिए, हमने पहला ग्रंथ ऐतिहासिक के तहत लिया है राजतरंगिणी। रचयिता कौन है इसके? कल्हण। इसमें किस राज्य का इतिहास है? कश्मीर का। और यह कब लिखी गई? 1150 ईस्वी में लिखी गई। और इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक के इतिहास का हमें जानकारी मिलती है? तो प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की। दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वह हम लेते हैं, वह ग्रंथ क्या है कि कौटिल्य, या मैं उसे कहूँ चाणक्य, या मैं कहूँ विष्णुगुप्त। प्रमुख ऐतिहासिक आचार्य हैं ये विष्णुगुप्त। इन्हीं का अन्य नाम है चाणक्य या कौटिल्य। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय के, तत्कालीन समय के राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसके अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया। देखिए, यह महान आचार्य थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर मैं कहूँ चाणक्य, तीनों इन्हीं के नाम है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र। यहाँ हमने 2 प्रमुख ग्रंथ देखे हैं ऐतिहासिक की दृष्टि से। पहला हमने देखा राजतरंगिणी और दूसरा हमने देखा अर्थशास्त्र। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि और अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो देखिए, यह आचार्य विष्णुगुप्त की फ़ोटो है। नेक्स्ट आता है, इन ग्रंथों के अलावा भी इनके नाम हमें राइटर के नाम के साथ में याद रखना होता है। जीवन चरित्र संबंधी जो ग्रंथ हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जानकारी मिलती है वह जीवन चरित्र कहलाता है। उनमें उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करें बाण भट्ट का हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। वाकपति का गोडवहु, गोडवहु ग्रंथ के रचयिता कौन है? वाकपति। विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, एक शासक था विक्रमांक देव, उसके जीवन चरित्र के बारे में विल्हण ने लिखा है। जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नव सहसांक चरित्र, वल्लाल का भोज चरित्र और बहुत ही इम्पोर्टेंट जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई। तो यह कुछ ग्रंथ हैं जो राइटर के साथ में दिए हुए हैं। आप इनका 2 से 3 बार रिवीजन करो और इनके नाम याद करने की कोशिश करो। अब आता है अगला, हमारा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ हम कर चुके हैं धर्मेतर साहित्य में। अब हम करेंगे विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। कौन से करेंगे? विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। तो विशुद्ध साहित्य ग्रंथ की हम बात करें, जिसमें जो विशुद्ध साहित्य ग्रंथ किसे कहते हैं? वह ग्रंथ जिसमें साहित्य की रचना करने में
जो साहित्य लिखने की जो विशेषताएं होती हैं उन सब का समावेश किया गया है। जैसे कि साहित्यिक ग्रंथों में हम लेंगे नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य या कोश की जो रचनाएं हैं, उस समय के जो शासक हैं उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारियाँ हमें इसमें मिलती हैं। अब कुछ ग्रंथ हम देख लेते हैं, जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ, पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ, गार्गी संहिता, कालिदास के कामालविकाग्निमित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि की मिताक्षरा व कामंदक का नीतिसार। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सभी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का जो ग्रंथ है, कौन सा, पंचतंत्र। देखिए पंचतंत्र की विशेष बात क्या है, पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। गुणाढ्य की कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर और अमर सिंह का अमरकोश, ये सभी प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें अमरकोश व्याकरण ग्रंथ है हम बात करते हैं। विष्णु शर्मा का ग्रंथ हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाला ग्रंथ है। इससे हमें तत्कालीन जो समाज था, जो संस्कृति थी, उनकी सारी जानकारी हमें मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें तो यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय साहित्य की तरफ। तो देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में जिन ग्रंथों की रचना हुई वह क्षेत्रीय साहित्य कहलाता है। और दूसरी बात, क्षेत्रीय साहित्य जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित है। क्या होता है क्षेत्रीय साहित्य, इनमें जो ग्रंथ की रचना की जाती है उस ग्रंथ की जो भाषा होती है वह उस क्षेत्र विशेष की होती है। जैसे कि अगर वह क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र में लिखा है तो वहाँ की भाषा मेवाड़ी कहलाएगी, या फिर यह कोई ग्रंथ है वह राजस्थानी क्षेत्र में लिखा हुआ है तो उसकी जो भाषा है मारवाड़ी कहलाएगी। इस तरीके से यहाँ जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे प्राचीन जो तमिल साहित्य है, जो तमिल साहित्य संगम हुए थे, उनकी हम बात करें तो उस समय तमिल साहित्य में हमें चोल पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। क्षेत्र विशेष की हम बात करें तो तमिल क्षेत्र जो है वह भारत के दक्षिणी भाग में आता है और वहाँ पर जो वंश हुए हैं जैसे चोल वंश, पल्लव वंश और इनके शासकों के बारे में हमें उन ग्रंथों में जानकारी मिलती है। इस साहित्य के जो प्रणेता थे वह अगस्त्य ऋषि माने जाते हैं। तमिल साहित्य की यहाँ क्षेत्र विशेष के रूप में तमिल साहित्य की बात चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि तमिल साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ एक आता है दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम विजय। कृष्णदेव राय विजयम, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, दुर्जटी द्वारा लिखा गया। किस भाषा में रचित है, तेलुगु भाषा में रचित है। कौन था ये कृष्णदेव राय, यह विजयनगर राज्य का एक शासक था, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। और उस कृष्णदेव राय के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। कृष्णदेव राय विजयम दुर्जटी का ये ग्रंथ है, तेलुगु भाषा से संबंधित है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा में। हमने सबसे पहले बात की तमिल भाषा की, तमिल साहित्य की, फिर हमने तेलुगु ग्रंथ की बात की। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा में जो कुछ ग्रंथ हैं जो रचे गए हैं उनके बारे में। तो देखिए राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हड़ दे प्रबंध, बीठू सूजा का राव जेत सिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नेणसी का नेणसी रिख्यात और बांकीदास का बांकीदास रिख्यात। ये सभी राजस्थानी भाषा के ग्रंथ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद करने का प्रयास करें। आगे हम बढ़ते हैं विदेशी साहित्य की तरफ। देखिए सबसे पहले हमने ऐतिहासिक ग्रंथ देखे आज के इस वीडियो में, उसके बाद में हमने क्षेत्रीय भाषाओं में रचित ग्रंथ देखे। अब हम देख रहे हैं विदेशी साहित्य किसे कहते हैं, विदेशी विवरण। तो थोड़ा सा सामान्य परिचय हमने अपने पहले वीडियो में लिया है। जैसे कि विदेश से जो यात्रा करने के लिए भारत आए उन व्यक्तियों के द्वारा जो यहाँ रह कर के अध्ययन अध्यापन किया गया, यहाँ के बारे में लिखा गया, वह विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है।
अब हम देखते हैं विदेशी साहित्यों में सबसे पहले यूनानी साहित्य। अब जो यूनान से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी दी है उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो यूनानी साहित्य की बात की जा रही है। यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, एरिस्टोब्यूलस, आर्नेक्रिट्स, स्ट्रैबो, एरियन, स्काइलेक्स, ये सभी प्रमुख इतिहासकार हैं। इन सभी में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीज, इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है इंडिका। इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय के उन प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देती है। पहला ग्रंथ हमने किया है, यूनानी इतिहासकार है मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा और एक ग्रंथ लिखेगा, नाम उसका क्या है, इंडिका, याद रखिएगा। अगला यूनानी इतिहासकार में हम देखती हूँ टोलमी। टोलमी के द्वारा भूगोल लिखा गया। अगला इतिहासकार है प्लिनी द एल्डर, इसके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री ग्रंथ लिखा गया। एरिस्टोब्यूलस, इसे क्या कहा जाता है, अरस्तु, हिस्ट्री ऑफ द वार, क्या पुस्तक लिखी इसने, हिस्ट्री ऑफ द वॉर। नेक्स्ट आता है स्ट्राबो। स्ट्राबो का जो ग्रंथ है वह भी भूगोल से संबंधित है। एक प्रमुख ग्रंथ आता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह नाविकों द्वारा बंदरगाहों व व्यापार का उसमें वर्णन मिलता है, लिखी गई। इसके जो रचनाकार हैं उनकी एक अज्ञात रचनाकार है, जहाँ तक जानकारी है शायद इसका जो लिखने का कार्य है किन्हीं नाविकों के द्वारा किया गया था। यह हमने यूनानी साहित्य देखे और अब हम देखेंगे चीनी साहित्य। चीन का कौन सा व्यक्ति है जो भारत आया, यात्रा की और अब यहाँ के वृतांत लिखे। तो चीनी यात्रियों में फाइयान, सुंगयुन, वैनसांग और इत्सिंग, यह चार बहुत ही प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने यहाँ पर यात्राएं की, यात्री हैं ये, यात्राएं की तथा यहाँ का जो इतिहास है अपनी पुस्तकों में लिखा। तो सबसे पहले फाइयान की हम बात करते हैं। फाइयान जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, टाइम पीरियड की हम बात करें, शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक है ये चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके समय में अर्थात 399 से लेकर 414 ईस्वी के मध्य भारत आया था। दूसरा हम बात करते हैं वैनसांग। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और उस समय यहाँ का जो शासक था वह हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन के समय में यह 629 से लेकर के 644 के मध्य भारत आया था और अपनी जो पुस्तक थी सी यू की, फाइयान की जो पुस्तक है वह है फा क्यू की, और हेनसांग की जो पुस्तक है वो सी यू की में भारत का जो समकालीन इतिहास था उसका वर्णन किया। तीसरा जो हमारा इतिहासकार और प्रमुख इतिहासकार आता है वह है इत्सिंग। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 672 से 688 ईस्वी के मध्य भारत का भ्रमण किया और इसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि के साथ भारतीय संस्कृति, उनके समाज के बारे में भी जानकारी दी थी। तो 3 हमने चीनी जो इतिहासकार है ये क्रमानुसार दिए गए हैं, फाइयान, वैनसांग और इत्सिंग। इनके बारे में अध्ययन किया, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब विदेशी इतिहासकार यहाँ हम देखते हैं कि चीनी साहित्य का कंप्लीट होता है। अब तिब्बती का देखते हैं। देखिए तिब्बती वृत्तांत की हम बात करें तो तिब्बती वृत्तांत में एक व्यक्ति मिलते हैं तारानाथ। तारानाथ द्वारा रचित कुंगयूर और तंगयूर, ये दोनों ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हैं। अरबी यात्री और भूगोलवेत्ताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है। तिब्बती के बाद में हम देखते हैं अरबी। अरबी यात्री जो थे उन्होंने भी यहाँ पर आकर के कुछ पुस्तकें लिखी है, जैसे मसूदी ने पुस्तक लिखी थी मिडास ऑफ गोल्ड, इसमें भारत की उन्होंने जानकारी दी है और भारत राज्य के स्थल व समुद्र दोनों पर जो राज्य था उनके बारे में वर्णन किया है। किस पुस्तक में, मिडास ऑफ गोल्ड के बारे में, और मसूदी ने लिखा है। ठीक है, अगला है सिंध का इतिहास। देखिए सिंध के इतिहास के लिए एक पुस्तक है चचनामा, तथा एक पुस्तक हम देखते हैं सुलेमान नबी की सिलसिलात उल तवारीख। इसमें जो पाल थे, जो प्रतिहार शासक थे जिनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, सिलसिलात उल तवारीख।
अरबी लेखकों में सबसे प्रमुख लेखक जो है वह है अल बरूनी। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए हिंद, जिसे 11वीं सदी का आईना कहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसने अल बरूनी जब यहाँ पर आया तो इसने संस्कृत भाषा भी यहाँ पर सीखी और यहाँ के जो संस्कृत भाषा सीख करके जो मूल ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में लिखा था। तो यह कुछ विदेशी साहित्यों के अंतर्गत हमने कुछ इतिहासकार देखे, उनकी कुछ पुस्तकें देखी। अब हम देखते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में एक अन्य जो हमारे पास में साहित्यिक स्रोत यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं आज। देखिए, हमने जैन साहित्य लिखा, बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया, ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया, धर्मेतर जो साहित्य हैं, धर्म से अलग होकर के जो साहित्य हैं, विशुद्ध साहित्य हैं, उनका हमने अध्ययन किया। और अंतिम हम आज इतिहास के रूप में हम देखते हैं, स्रोत के रूप में हम देखते हैं वंशावलियाँ। तो थोड़ा सा सामान्य जानकारी वंशावली की भी हम लेंगे। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली एक प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है, इसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति के वंश क्रम का हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावलियों के अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। तो यह कुछ जातियां हैं जो कि वंशावली लेखक के रूप में जानी जाती हैं। जैसे हम बात करें बड़वा, जागा, रावजी, भाट, ये सभी क्या जातियां हैं? वंशावली से संबंधित हैं। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं।